हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आर 10 minutes a day सीरीज, जहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 components ऑफ JIIB एग्जाम उनको डिस्कस कर रहे हैं। वट एवर कैन कम हैज़ अ हाई चांस कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, अलॉन्ग विथ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ओके, सो आज का हमारा IND IFS में मॉड्यूल ए हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 1 चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। क्या चेंजेस हुए हैं इंडियन इकोनॉमी में वो हम देख रहे हैं। ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस क्लास में कि कैसे इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स के टाइम पर डाउनफॉल हुआ था एंड उसको इम्प्रूव करने की कोशिश हमने की है। तो आगे किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया है वो हम देख लेते हैं। 1947 का अगर हम बताएं तो इंडियन जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है इन द ग्लोबल जीडीपी वो 3% रहा। यानी कि अगर पूरे दुनिया में 100 रुपीज़ कमाए जा रहे हैं, नेशनल इनकम जो है सारे दुनिया के सारे कंट्रीज का ऐड करने पे 100 रुपीज़ अगर आ रहा है, तो उसमें से 3 रुपीज़ इज समथिंग that is the income of a that is the contribution of India। 3% हमारा रह गया था 1947 के टाइम पे, और इसे हमने कैसे इंक्रीज किया उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट वर द स्टेजेस, व्हाट वर द स्टेप्स। सबसे पहले हम लेकर आए थे 5 year प्लान्स। ठीक है, 5 year प्लान्स और व्हाट 5 साल के लिए, नाम में ही लिखा बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि 5 years के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगी, किस तरीके से हम अपने इकोनॉमी का 5 साल के लिए क्या हमारा फोकस एरिया रहेगा, सो एज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट इन दोज 5 years एंड इम्प्रूव इट। ठीक है, तो दैट इज द 5 year प्लान। 5 year प्लान लेकर आए थे हम 1951 में, सबसे पहला 5 year प्लान लाया गया था। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो यू शुड रिमेंबर दिस कि पहला 5 year प्लान कब आया था। डोंट वरी, 5 year प्लान्स का डिटेल डिस्कशन हम थर्ड चैप्टर में आगे के सेशंस में करेंगे। बट नाउ 1951 में सबसे पहला 5 year प्लान आया एंड इसके बाद वी वेंट अहेड एंड काफ़ी सारे 5 year प्लान्स हम लेकर आए। ठीक है, तो 5 year प्लान्स में क्या मेन थीम था कि हम एक फोकस एरिया चुन लेते थे। वी यूज्ड टू सेलेक्ट वन फोकस एरिया एंड उस पर हम काम करते थे। तो फोकस एरिया की जब हम बात करें तो सबसे पहले 5 year प्लान में क्या फोकस एरिया रहा होगा। पहले 5 year प्लान के टाइम का सिचुएशन समझिए। उस टाइम पे इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं था, इंडस्ट्रीज तो थे ही नहीं। दूसरी चीज़ ये थी कि इंडिया में एग्रीकल्चर कंप्लीटली बहुत ही ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर के नाम पे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन खास होता ही नहीं था। ऐसी हालत थी कि हमें अमेरिका जैसे कंट्रीज से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना होता था। ओके, सो दैट वाज द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। तो सबसे पहला फोकस ऑब्वियसली हमारा 5 year प्लान्स का बनता है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ठीक है, तो 5 year प्लान्स का सबसे पहला फोकस हमारा था एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेकंड थिंग वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने बढ़ाया एंड इनमें सबसे मेन जो रोल रहा है दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को इनिशियली नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ने ये बीड़ा उठाया कि हाँ वी शुड इम्प्रूव द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड। एंड एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि ऐसा होना चाहिए, हम बाहर से सोचिए किसी फैमिली का ऐसा सिचुएशन है दैट दे हैव टू बोरो फूड फ्रॉम समवन एल्स एंड फीड देयर चिल्ड्रन, तो ये बहुत ही डायर सिचुएशन, इजंट इट। सो इन दैट केस वी थॉट ऑफ डेवलपिंग एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि हम अपने खुद के पीपल को फीड कर पाए, एटलीस्ट इतना फूड तो हम प्रोडक्शन करें। तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है सबसे पहले। उसमें डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, जो लेकर आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स, जिससे ईल्ड लेट से पहले 100 ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे तो 1000 ग्रेन्स ऑफ प्रोड्यूस हो, इस तरीके से ईल्ड बढ़े। एंड साथ के साथ फर्टिलाइजेशन, जो सॉइल की फर्टिलिटी उसको हम बढ़ाएं, फर्टिलाइजर्स के यूसेज से इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह धीरे धीरे लेकर आए। इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। अब ये जो सिनेरियो था 1947 के टाइम पे, सबसे हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में, जो हमारा इनकम है, नेशनल इनकम है, उसमें सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था। प्राइमरी यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने वाला सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये सारे सेक्टर्स हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर नाउ जस्ट एन इंट्रोडक्शन, प्राइमरी सेक्टर विच प्रोड्यूसेस द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, सॉरी, अब ये नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। एंड
इंडस्ट्रीज एंड ये प्राइमरी सेक्टर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला तीसरा सेक्टर जो है मेनली दैट इज द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर, तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना हमेशा रहा है, इस चीज को हमेशा ही हम कंपेयर करते हैं। तो 53.1% एग्रीकल्चर के इनिशियल कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 16 एंड सर्विस सेक्टर का 30.3% रहा। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है, एग्रीकल्चर का इनिशियली रहा था। ओके, सो दिस सिनेरियो एक्चुअली चेंज्ड लेटर ऑन। अब देखिए 1980s का टाइम है, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1980s में धीरे धीरे हमारा जीडीपी जो है बढ़ता है। एट दैट टाइम द सिनेरियो चेंज्ड इन 1980s, जब 6th 5 year प्लान आया था इस टाइम पे सिनेरियो चेंज हो गया। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डोमिनेट करता था, बट 6th 5 year प्लान में सर्विस सेक्टर ने एग्रीकल्चर सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। 36.125 एंड ये 38% का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर यानी कि टेरिशरी सेक्टर का रहा। तो अब सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टेरिशरी सेक्टर इंडिया में देता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आईटी जो है हमारा वी कैन से कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है। हम जो है बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में, दिस इज समथिंग वी नो। तो इसकी वजह से सर्विस सेक्टर इंडिया का बूम कर गया था इन द 1980s एंड 38% के आसपास कंट्रीब्यूशन था। एंड यहाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंपोर्ट पॉलिसीज जो इंडिया के थे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव थे। पहले अगर आपको कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है 100 रुपीज़ की, तो यू हैव टू पे 140 रुपीज़ का जो है आपको एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी पे करना होता है। तो इन टोटल यू आर पेइंग 240 रुपीज़ फॉर 100 रुपी थिंग। तो ये बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी, इस ऐसे कंट्री से कोई ट्रेड करना चाहेगा नहीं। तो इंडिया में ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है उन्हें रिलैक्स किया गया, धीरे धीरे ट्रेड भी बढ़ा। अब 1990s की बात है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही हाई हो गया 60% के आसपास। आज के डेट में 52% के आसपास है, बट 1990 में एक मेजर इवेंट इंडिया में हुआ था कि इंडिया में डॉलर्स की बहुत कमी हो गई थी। तो ये एक ओवरव्यू है, इसका एक एक पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर्स में। डॉलर्स की बहुत कमी हो गई थी, व्हाट वर द रीजंस, एवरीथिंग वी विल डिस्कस आगे के चैप्टर्स में। डॉलर्स की जब कमी हो गई थी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं, यानी कि पेमेंट करने के लिए हमारे पास बैलेंस ही नहीं, तो वी कुड नॉट पे, द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो ऐसे सिचुएशन में वी केम अप विथ रिफॉर्म्स। हमने देखा कि डॉलर्स हम कहाँ से ले सकते हैं, हमने अप्रोच किया आईएमएफ नाम की एक जो है इंटरनेशनल संस्था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसको अप्रोच किया एंड वी केम अप विद द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आते हैं। अब इंडिया में जो है काफ़ी सारा फॉरेन कैपिटल आने लगा, बिकॉज हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन, यानी कि हमने अपने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है, टैक्सेस है, उन सबको थोड़ा थोड़ा कम किया एंड धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया कि इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा रोल रहे। बिकॉज इनिशियली हमने क्या देखा था, स्टेट कैपिटलिज्म, यानी कि गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रहा था। अब प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हम ट्रेड को बढ़ावा दे रहे थे, राइट। तो इससे फॉरेन कैपिटल इंडिया में आता है एंड ग्लोबल इकोनॉमिक बूम, यानी कि पूरे दुनिया में जो है इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ही हाई ग्रोथ देखा जाता है एंड दैट इफेक्ट्स इंडिया ऑल्सो। एंड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 2002-3 से लेकर 6-7 के बीच में सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन जाता है। 8.6% तक का हमारा जो है ग्रोथ रेट रहता है। जनरली 6% तक रीच हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, 7% रीच हो जाए तो बहुत बड़ी बात। तो 8.6% हमारा ग्रोथ रेट था एट दैट टाइम। अब नेक्स्ट स्टेज है 2008 के बाद, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि देयर वाज अ मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस। लेमन ब्रदर्स नाम की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी, ये डूब जाती है। ये बहुत सारे बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स के साथ इसकी डीलिंग्स रहती है, तो वो सारे भी डूबने लगते हैं। तो एक ग्लोबल क्राइसिस शुरू हो जाती है। इंडिया का हालांकि बहुत खास इस पर इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज आरबीआई ने बहुत ही अच्छा वर्क किया रहता है, बट इवन देन इट अफेक्ट्स अ लिटिल इन इंडिया। बट इंडिया का जो ग्रोथ रेट है आगे जाकर और भी बेटर हो जाता है। इंडिया जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में 3rd रैंक पर, यानी कि जीडीपी अगर डिफरेंट कंट्रीज का कंपेयर किया जाए तो जनरली हम एक्सचेंज रेट के बेसिस पर जीडीपी कंपेयर करते हैं। इंडिया की जीडीपी 100 रुपीज़ है एंड यूएस की जीडीपी $40 है, तो किसकी जीडीपी ज़्यादा है, हाउ कैन वी कंपेयर। तो एक्सचेंज रेट के बेसिस पे $1 के सामने 80 रुपीज़ है, इस तरीके से। तो दिस विल बी 320 रुपीज़, इसको कन्वर्ट करो $40, ईच डॉलर 80 रुपीज़, तो 320 रुपीज़। तो जीडीपी किसकी ज़्यादा है, यूएसए की ज़्यादा है। ओके, तो ये एक्सचेंज रेट कहाँ से आया, डिमांड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। बट अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड यूज़ करें, जिसमें एक बास्केट ऑफ गुड्स इंडिया में सेल कर रहे हैं 100 रुपीज़, सेम बास्केट ऑफ गुड्स यूएस में सेल करे $2, तो इन दोनों कंपेयर करें तो $1 के ऊपर
50 रुपीज़ का आपको एक्सचेंज रेट मिल रहा है, इजंट इट? $2 100 होगा, $1.50। इसे परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में कंपैरिजन एंड एक्सचेंज रेट को डिराइव करना कहते हैं। उस टर्म्स में इंडिया का रैंक थर्ड है। जनरली तो इंडिया 5th या 4th नंबर पे, बट इंडिया का रैंक थर्ड है परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में, जीडीपी जितना इंडिया में आज के डेट में आ रहा है। और पर कैपिटा इनकम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2019 में $1891 इंडिया में रहा है। तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर वर्ल्ड बैंक सारी इकोनॉमीज को क्लासीफाई करता है एंड 4 तरह के कैटेगरीज में इन्हें क्लासीफाई करता है। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में 9th चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्लासीफाई करता है सारी इकोनॉमीज को, और 4 तरह की क्लासिफिकेशन क्या है? लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम इकोनॉमीज। ठीक है, तो ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन है ऑफ द इकोनॉमीज, एंड वर्ल्ड बैंक ये 4 कैटेगरीज में डिफरेंट इकोनॉमीज को रखता है। अब इंडिया कौन से कैटेगरी में फॉल करता है? ठीक है, इंडिया फॉल्स इन द लोअर मिडिल इनकम, बिकॉज इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो इस ब्रैकेट में फॉल करता है। लोअर मिडिल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को ब्रैकेट क्या है? $996 to $3895। ठीक है, इंडिया का कितना था? 1891। तो इसी जो ब्रैकेट में फॉल करता है, दैट इज वाई इंडिया इज अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है, तो दीज आर द फैक्ट्स एंड दिस इज वन क्वेश्चन जो कि बेस्ड है ऑन दिस 6th 5-year प्लान। इससे पहले क्या हो रहा था? इन 1980 के पहले इंडिया में जो ग्रोथ रेट है 3.5 to 4% के बीच में अटक गया था। तो ये ग्रोथ रेट इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि इंडिया इससे बाहर निकलने का कोशिश जो है नाकाम रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा जो है फ्रस्ट्रेट होकर इस ग्रोथ रेट को एक नाम दे दिया गया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्या नाम दिया गया? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि इंडिया का ग्रोथ रेट है, बस इसी पे इंडिया जो है टिका रहेगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने दिया था? प्रोफेसर राजकृष्णन ने। ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्णन ने ये नेम दिया था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इंडिया इससे बाहर निकल नहीं सकता, बट इवेंचुअली वी डिड, अभी 6% के आसपास है। तो दैट इज द थिंग। सो दिस इज योर क्वेश्चन। JIIB का एग्जाम जो मई में हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज सी द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट मी टेल यू इफ यू नीड एनी गाइडेंस, तो हमारा मास्टर कोर्स अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है, जिसमें आपको जैब रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। यू आर ऑल्सो गेटिंग MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ईच चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, एंड ऑल्सो लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम। ठीक है, तो यू कैन अवेल दिस बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज। ये हमारा नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, hello@edutap.co.in पर आप मेल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड डू लेट अस नो हाउ दीज वीडियोज आर। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।